जी, ठीक हो गया। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम फिग्मा की कुछ जो लास्ट अपडेट्स आई हैं, उनके बारे में देखेंगे। यानी फिग्मा को आज हम क्लोज़ करेंगे और इसके बाद हम वेबसाइट डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एडोब एक्सडी में इसी एप्लीकेशन का जो ऑलरेडी आप लोगों ने एप्लीकेशन डिज़ाइन की हुई है, इसी एप्लीकेशन का वेबसाइट वेरिएंट डिज़ाइन करने के बारे में पढ़ेंगे कि इसका वेबसाइट वेरिएंट या वैसे नॉर्मली जब आप एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है या कैसे वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है एडोब एक्सडी के अंदर। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। अच्छा, इस वक़्त जो-जो लोग क्लास के अंदर मौजूद हैं, अपना-अपना नाम लिख दीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो एक डिवाइस के ऊपर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, तो वो भी अपना नाम लिख दीजिएगा। जी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ ये फिग्मा की स्क्रीन शेयर की है। इस स्क्रीन के अंदर इससे पहले जितना भी हमने देखा, ये तमाम डिज़ाइन फ़ाइल के बारे में था कि हम एक फ़ाइल को डिज़ाइन कैसे करते हैं अगर हम फिग्मा के अंदर करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आज जो चीज़ें हम देखेंगे कि हम मिसाल के तौर पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहे हैं, किसी तरह का कोई एम्पैथी मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं फिग्मा के अंदर, कोई फ्लो चार्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर या साइट मैप डिज़ाइन करना चाहते हैं डिजिटली, तो उसको फिग्मा के अंदर कैसे किया जाएगा? तो इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा कि हम विजुअली डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं फिग्मा के अंदर, यानी एक प्रॉपर एप्लीकेशन या एक प्रॉपर वेबसाइट कैसे डिज़ाइन की जाती है फिग्मा के अंदर। लेकिन आज जिन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, ये फिग्मा की अपडेट आई थी तकरीबन लास्ट ईयर मई के अंदर। उससे पहले फिग्मा के अंदर नॉर्मली इस तरह की चीज़ें नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। कल हमने डिज़ाइन रिव्यू किया था, जिन स्टूडेंट्स ने कल डिज़ाइन रिव्यू जो लोग क्लास के अंदर मौजूद थे, उन लोगों का हमने प्रॉपर डिज़ाइन रिव्यू भी किया डिटेल में। तो आई थिंक कि अब किसी और दिन हम डिज़ाइन रिव्यू रखेंगे। ऑलरेडी आप लोगों की क्लास काफ़ी लेट है। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं फिग्मा का आज का हम फिग जैम, जैमबॉट, डेव मोड, मल्टी एडिट, ये तमाम फीचर्स जो फिग्मा ने न्यू फीचर्स दिए थे, उन फीचर्स के बारे में देखेंगे इंशाल्लाह। जी, तो यहाँ पे जब आप लोग फिग्मा की स्क्रीन को ओपन करते हैं, तो आपके पास फिग्मा का होम पेज ओपन होता है, जिसके अंदर आपको आपकी तमाम रीसेंट फाइल्स, आपके ड्राफ्ट्स, आपकी टीम्स वर्क और जितनी भी चीज़ें आपने ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई हैं, वो आपको आपके रीसेंट वर्क के अंदर मिल जाती हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। आपके पास टॉप राइट साइड पे 2 बटन्स आ रहे हैं। फर्स्ट डिज़ाइन फाइल, सेकंड हमारे पास फिग जैम बोर्ड का बटन है। इसी तरह इंपोर्ट का बटन है कि अगर मिसाल के तौर पे आप किसी तरह की अब आपने एक लोकल फाइल सेव की है फिग्मा की, उसको आप फिग्मा के अंदर ओपन करना चाह रहे हैं, जिसे हम फिग फाइल भी बोलते हैं, तो उस फाइल को ओपन करने के लिए हम यहाँ से इंपोर्ट का बटन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप फिग जैम बोर्ड या डिजाइन फाइल के अंदर न्यू डिजाइन क्रिएट करें। तो हमने डिजाइन फाइल के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ तकरीबन तमाम लर्निंग्स की हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि डिजाइन फाइल के अंदर हम इजीली किस तरह से फ्रेम ले सकते हैं। हमारे पास शेप टूल्स थे, हमारे पास कलर्स थे, हमारे पास टेक्स्ट लिखने के लिए प्रॉपर टूल्स थे, हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज को देखने के लिए प्रॉपर पैनल बना हुआ था, हमारे पास इनकी तमाम लेयर्स पैनल, एसेट पैनल, लाइब्रेरीज पैनल्स थे। तो आप लोगों के पास काफी हद तक इस डिजाइन फाइल के बारे में आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन इसके बिल्कुल साथ एक सेंटर में बटन है फिग जैम बोर्ड। आज हम इस फिग जैम बोर्ड के बारे में देखेंगे। अच्छा, फिग जैम बोर्ड, क्योंकि मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे बताया था कि हमारे पास जो फिग्मा है, ये फिग्मा बेसिकली
कॉस्टली सॉफ्टवेयर है जिसकी आई थिंक $25 या $20 पर मंथ आपको पे करने पड़ते हैं अगर आप इसको बाय करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास इसका एजुकेशन सेटअप है, हमारे पास जो फिग्मा इस वक्त मौजूद है ये प्रीमियम है, एजुकेशन बेस्ड है, तो हमारे पास फिग जैम बोर्ड भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारे पास डिजाइन फाइल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। इनके तमाम प्रो प्रीमियम फीचर्स हम इजीली यूज कर सकते हैं किसी भी वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिग जैम बोर्ड के लिए मेरे ख्याल में $15 या शायद $7 पर मंथ आपको पे करने पड़ते हैं अगर हम इसको वैसे खरीदें। अच्छा, यहाँ से आप लोग फिग जैम बोर्ड के ऊपर क्लिक करें तो जैसे हमारे पास डिजाइन फाइल क्रिएट की जाती थी उसी तरह से आपका एक कैनवस क्रिएट हो जाएगा जो फिग जैम बोर्ड की तरह का होगा। अब इसको एक और तरीकाकार भी है कि हम इसको रिक्रिएट कर सकते हैं या न्यू क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास होम का बटन है, टॉप लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक होम का बटन है, इसके बिल्कुल साथ आपके पास एक ऐड का प्लस का एक आइकॉन है। इस प्लस के आइकॉन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो बटन आते हैं जो मेन बटन हैं। अब मैंने कल कुछ डिजाइन को रिव्यू किया तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि नेगेटिव स्पेस या फिर इसके अंदर जिसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे डिजाइन के लिए। मिसाल के तौर पे आपके डिजाइन के अंदर होम पेज के अंदर आप किसी चीज पे अपने यूजर का फोकस दिखाना चाह रहे हैं, आप मिसाल के तौर पे आपके पास एक ही बटन है, आपकी कोई एप्लीकेशन है, आपकी कोई वेबसाइट है जो फूड डिलीवरी से रिलेटेड हो सकती है, जो किसी भी तरह की मेडिकल से रिलेटेड हो सकती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी एप्लीकेशन, उसके अंदर एक बटन नॉर्मली क्या होता है कि हमने किसी मकसद के लिए कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट डिजाइन की है तो उस मकसद को, उस फोकस को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने बटन को पॉप आउट दिखाते हैं। उसका कलर चेंज किया जा सकता है, उसमें शेडो ऐड की जा सकती है, उसमें किसी भी तरह का बॉर्डर या आउटलाइन ऐड की जा सकती है जिसको हम हायरार्की भी बोलते थे। तो हायरार्की क्या थी कि जिसके अंदर हम बाकी चीजों की निस्बत अपनी किसी एक एलिमेंट को ज्यादा मैच्योर, ज्यादा पॉप आउट दिखाते हैं ताकि हमारे यूजर को एग्जैक्टली पता चल सके कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज लेस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी जब आप फिग्मा के इस ऐड आइकॉन या प्लस आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होती है जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बटन है न्यू डिजाइन फाइल, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास एक बटन है न्यू फिग जैम बोर्ड। अब न्यू डिजाइन फाइल के अंदर आप लोगों ने देखा कि हम विजुअली डिजाइनिंग कर सकते हैं और इसके अलावा हम प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। तो फिग्मा ने क्या किया कि फिग्मा ने हमें एक ऑल ओवर यानी एक सॉफ्टवेयर दे दिया हमें जिसके अंदर हम व्हाइट बोर्ड हमें मिल जाता है, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम्स क्रिएट करने के लिए प्रॉपर इसके अंदर टूल्स मौजूद हैं। तो इसको हम फिग जैम बोर्ड बोलते हैं। यानी हमने जो काम ब्रेनस्टॉर्मिंग, अंडरस्टैंडिंग और तमाम चीजें जो टेम्पलेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसे हमने नाम दिया था इंटरेक्शन डिजाइनिंग, जिसके अंदर हमने इंटरव्यूज कंडक्ट किए, एम्पैथी मैप्स, पर्सोनाज, हमारे यूजर स्टोरीज थी, यूजर जर्नी मैप थे, उसके अंदर हम लोगों ने अपने जो कम्पिटिटिव ऑडिट क्रिएट किया, हमने उसके अंदर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, फ्लो चार्ट, साइट मैप, हमारी क्लोजअप स्टोरीज थी, उसमें हमारे स्टोरी बोर्ड्स थे, डिफरेंट किस्म के स्केचिंग्स थी। तो वो तमाम काम आप लोग फिग जैम बोर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। हमारा जितना डॉक्यूमेंटेड काम था वो तमाम काम हम फिग जैम बोर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप मैनुअली किसी पेपर के ऊपर करते हैं या आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर, इसके अलावा भी बेशुमार सॉफ्टवेयर हैं, आप अडोब फोटोशॉप को इस काम के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे हमने वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना सीखा था तो उसके अंदर क्या था कि हम 3 मैप्स क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था कि आपकी एप्लीकेशन या आपकी वेबसाइट के रिलेटेड जितने भी ऑल फीचर्स हैं हम उन तमाम फीचर्स को लिख देते हैं। उसके बाद हम उनको कैटेगराइज करते हैं यूजेबल, एक्विटेबल, इंजॉयबल और यूजफुल के हिसाब से। या इसके अलावा आपने किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन बेस अपना फीचर रखा हुआ है उसको भी उसमें ऐड किया जा सकता है। तो हम कैटेगराइज करते हैं अपने उन ऑल फीचर्स को। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे यूजर के हिसाब से हमारा डिजाइन प्रॉपर बना हुआ है। जो मैंने इससे स्टार्ट में ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, जब मैं यूजर से मिला था, इंटरेक्शन किया था, तो इंटरव्यूज के हिसाब से क्या प्रॉपर मैंने उस डिजाइन को क्रिएट भी किया कि नहीं किया, क्या वाकई में ये मेरे यूजर की प्रॉब्लम्स को, नीड्स को, चैलेंजेस को एड्रेस भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन तमाम चीजों को देखने के लिए हम क्या करते थे कि हमने वैल्यू प्रोपोजिशन में अपने यूजर के साथ उन तमाम फीचर्स को मिलाना शुरू किया, जिसमें हमें इस चीज का अंदाजा हो गया कि क्या वाकई में हमारे यूजर की प्रॉब्लम के हिसाब से हमने कोई फीचर रखा है कि नहीं रखा। तो ये तमाम काम, ये तमाम चीजें हम फिग जैम बोर्ड के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। अब शायद आप में से कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन हो कि हमने फिर इसको स्टार्ट में क्यों नहीं सीखा, हमने मैनुअली काम क्यों किया। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट डे बताया था कि काफी ऐसी चीजें हम इसमें सीखेंगे। जैसे अब फिग्मा है तो फिग्मा के अंदर इस वक्त आई थिंक लास्ट वीक में एक अपडेट आई है जिसे मल्टी एडिट का नाम दिया जा रहा है।
अब मल्टी एडिट के अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने देखा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक एज ए बिगनर हमें डिजाइनिंग के अंदर आती है कि मिसाल के तौर पे आपने 50 स्क्रीन डिजाइन की, उनका रिव्यू करवाया, आपकी 50 स्क्रीन के अंदर 50 नेविगेशन बार्स हैं जो टॉप या बॉटम में हो सकती हैं। अब उसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको वो स्क्रीन 50 स्क्रीन के अंदर वो चेंजिंग करनी पड़ती है। तो फिग्मा ने इस यूजर एक्सपीरियंस को देखते हुए एक न्यू अपना फीचर पिछले आई थिंक लास्ट वीक ये लॉन्च किया गया है। तो लास्ट वीक में उन्होंने एक मल्टी एडिट नाम का एक फीचर एडिट किया या फीचर ऐड किया, जिसके अंदर क्या हो सकता है कि आप एक जगह से किसी भी चीज को चेंज करेंगे, बाकी 50 स्क्रीन में ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा। तो आई थिंक एक अच्छा और एक परफेक्ट फीचर है अगर हम एज ए बिगनर इसमें बिल्कुल काम कर रहे हैं या एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी आज बात करेंगे कि मल्टी एडिट को कैसे यूज किया जा सकता है। इसके बाद फिग जैम बोर्ड को क्यों मैंने स्टार्ट में नहीं बताया, तो मैंने आपको बताया था कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सीखना है कि हम मैनुअली कैसे काम कर सकते हैं, ताकि अगर कभी आपके पास ये सॉफ्टवेयर, ये किट या किसी भी तरह से कोई ओपन सोर्स लाइब्रेरी मौजूद ना हो, तो आपको ये मालूम हो कि हमने इस चीज को एडिट मैनुअली कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने ओपन सोर्स लाइब्रेरीज के बारे में बात की थी, अब ये ओपन सोर्स लाइब्रेरीज फर्स्ट डे भी बताई जा सकती थी। आप वहां से डिजाइन कॉपी करते, अपने डिजाइन के अंदर पेस्ट करते, उसका कलर चेंज करते और इस तरह से आपका डिजाइन परफेक्ट हो जाता। लेकिन हमें उन डिजाइन के पीछे जो थ्योरीज हैं, जो बाइसेस थे, अब बाइसेस को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। किसी भी तरह का कोई बाइस है, आपके लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपनी डिजाइनिंग फील्ड के अंदर किसी भी तरह के बाइस का शिकार ना हो। इन किसी भी और फील्ड के अंदर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप किसी भी बाइस का शिकार ना हो। तो इन चीजों को देखना, फिर इसके अलावा मैनुअली इन चीजों को एडिट कैसे किया जाएगा, इस चीज के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी ओपन सोर्स लाइब्रेरी से हम चीजों को इजीली पिक तो कर सकते हैं, क्विकली किसी भी जगह से चीज को कॉपी पेस्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद उस चीज को एडिट कैसे करना है, वो मैनुअली एडिट कैसे किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हम देखेंगे कि अगर हमें मैनुअली एडिटिंग आती है। इसके बाद आज हम फिग जैम बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो फिग जैम बोर्ड के ऊपर मैं सिंपली यहाँ से फिग जैम बोर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो आपके पास एक बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा जो जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्लो चार्ट्स हैं हमारे पास। अच्छा, ये जो बेसिकली फिग जैम बोर्ड है तो ये AI बेस्ड है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स दिए गए हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए यहाँ पे बेशुमार चीजें जनरेट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको एक फ्लो चार्ट चाहिए, तो आप इसमें इसको प्रॉपर डिटेल देंगे, ये आपके लिए एक फ्लो चार्ट डिजाइन कर देगा। आपको इसमें किसी तरह का कोई एम्पैथी मैप्स चाहिए। अब नॉर्मली हमारी जितनी भी रिसर्च होती है वो होती तो रियल टाइम है, यानी हमें कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम रियल टाइम रिसर्च ना करें, यानी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए रिसर्च करें। तो लेकिन इन केस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से पॉजिटिवली यूज करते हुए भी अपनी रिसर्च स्टार्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने फिग जैम बोर्ड को ओपन किया तो आपके पास उसी तरह से फिग्मा का एक आइकॉन आ रहा है, जिसके अंदर आप इसकी लोकल फाइल सेव कर सकते हैं, चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या इसमें किसी चीज को ऐड करना चाहें तो वो किया जा सकता है। इसके बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल साथ हमारे पास एक टाइमर दिया गया है। अब ये टाइमर क्यों दिया गया है? अब क्योंकि हमने देखा था कि हमने एक एक्टिविटी की थी जिसके अंदर हमने क्रेजी एट्स डिजाइन किए थे। अब ये क्रेजी एट क्या थे कि जिसके अंदर हम 8 स्केच डिजाइन करते हैं 8 मिनट के अंदर, यानी हर स्केच को 1 मिनट दिया जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको टाइम और टाइम के साथ फिग्मा आपको एक और फीचर देता है कि आप अगर अपना काम करते हुए किसी भी तरह का कोई म्यूजिक सुनना चाह रहे हैं तो वो सुना जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर टाइम, यानी मिसाल के तौर पे मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, मैं क्रेजी एट या किसी भी तरह का कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो टाइम बाउंड है, तो मैं वहां पे अपनी टाइम लिमिट लगा दूंगा कि 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के अंदर मैं ये काम कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ से आप अपना टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आप किसी भी तरह की कोई चीज प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड यहाँ पे फीचर दिया गया है जनरेट का। अब जनरेट क्या चीज है? जनरेट दो तरह से जनरेट किया जा रहा है इस वक्त। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो या तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन की जा रही है या टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन की जा रही है। यानी आप किसी भी तरह की कोई कमांड लिखते हैं, कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, आप में से काफी लोगों ने चैट जीपीटी को यूज किया होगा। अब उसके अंदर क्या किया जा रहा है? टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कमांड लिखते हैं, और वो हमारी प्रॉम्प्ट, हमारी कमांड के मुताबिक हमें टेक्स्ट, मजीद टेक्स्ट जनरेट करके दे देता है एग्जैक्टली हमारी कमांड के मुताबिक। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की
वेबसाइट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं जो टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम किसी भी तरह की कोई कमांड, किसी भी तरह की कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उस प्रॉम्प्ट को देखते हुए वो हमारे लिए कोई इमेजेस जनरेट कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी तरह की कोई चीज जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से कोई भी चीज जनरेट करवाई जा सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट 4 different problem statements for a movie theater seat booking application in पाकिस्तान। तो उसके बाद मैं इसे जनरेट कर देता हूँ। ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है या आपके सर्वर पे डिपेंड करता है कि वो कितना प्रॉपरली चल रहा है, और इस हिसाब से हमें ये मुख्तलिफ चीजें जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे इसने मुझे चीजों को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने हमारे लिए हेडिंग जनरेट कर दी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर अ मूवी थिएटर सीट बुकिंग एप्लीकेशन इन पाकिस्तान। उसके बाद इन एफिशिएंट बुकिंग प्रोसेस, उसके अंदर आप इसको जूम आउट जूम इन उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हम फिग्मा के अंदर कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के अंदर, वो इसने यहाँ पे लिख दी कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो आ रही है लॉन्ग वेटिंग टाइम्स एट द टिकट काउंटर। तो हमने ज्यादातर एप्लीकेशन जितनी भी हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन थी उनमें यही प्रॉब्लम देखी कि हमें लाइंस के अंदर लगना पड़ता है। उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ज्यादातर एप्लीकेशंस को डिजाइन किया गया। सेकंड यहाँ पे डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अवेलेबल सीट्स, कंफ्यूजिंग ऑनलाइन बुकिंग इंटरफेस, उसके बाद अनरिलायबल सीट अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन, कम्प्लेक्स टिकट प्राइसिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद लिमिटेड मूवी ऑप्शंस फॉर ऑनलाइन बुकिंग, उसके बाद अगर हम देखते हैं लिमिटेड पेमेंट ऑप्शंस, एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। इसी तरह से हमारे पास ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, तो ये हमें आइडियाज भी जनरेट करके दे रहा है कि अलाउ यूजर टू फिल्टर सीट्स बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस सच एज, किसी भी तरह की जैसे विंडो सीट्स हैं, टॉप सीट्स हैं, फ्रंट सीट्स हैं, बैक सीट्स हैं, तो इनकी बेस पे वो हमें आइडिया दे रहा है कि आप इसकी बेस पे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी सीट्स की। सेकंड आइडिया वो हमें यहाँ पे दे रहा है इंटरैक्टिव सीट मैप, कि आपका एक सीट मैप ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर आप इजीली फीमेल मेल के लिए कोई भी सीट बुक करवा सकें, या इसी तरह से एक प्रॉपर मैप हो कि जिसके अंदर हमारे यूजर के लिए ईजनेस हो। उसके बाद हमारे पास थर्ड आइडिया जो इसने दिया सीट रिकमेंडेशन, कि आप उसको सीट रिकमेंड करने का एक ऑप्शन दे सकते हैं। हमारे पास सीट कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है कि आप अपनी सीट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी एक मूवी थिएटर सीट बुकिंग एप्लीकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डाटा जनरेट किया बाय यूजिंग फिग जैम बोर्ड। आप इसके अंदर बेशुमार चीजें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉ, क्योंकि इससे पहले मैंने इसे चेक नहीं किया हुआ तो शायद ये काम कर दे। ड्राई फ्लो चार्ट फॉर मूवी थिएटर सीट बुकिंग एप्लीकेशन। तो अगर मैं इसको जनरेट करता हूं तो देखते हैं कि ये हमारे लिए एक फ्लो चार्ट जनरेट करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे इसने हमारे लिए एक मूवी थिएटर सीट बुकिंग एप्लीकेशन का फ्लो चार्ट भी हमारे लिए इसने प्रॉपर डिजाइन का। अच्छा, इसमें यह भी किया जा सकता है कि आप अगर किसी एप्लीकेशन पे किसी के लिए काम कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, या किसी भी एक एसेट के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं, तो उसके अंदर आप एक फ्लो चार्ट डिजाइन करवाएं, उसके अंदर चेंजिंग्स की जा सकती हैं। ये जितनी भी फाइल्स हमारे लिए जनरेट कर ले, ये तमाम फाइल्स एडिटेबल हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसने स्टार्ट किया, हमारी एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद डिस्प्ले मूवी ऑप्शंस, उसके में सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि जब भी आप किसी मूवी के रिलेटेड एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपके पास कैटेगरीज आती हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ मूवीज आपके सामने होम स्क्रीन पे आ जाती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट ए मूवी, और क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स या इसके अलावा डायमंड्स और इसके अलावा एरोज को यूज किया जाता है फ्लो चार्ट के अंदर। हम रेक्टेंगल्स को स्क्रीन के लिए यूज करते हैं, सर्कल्स को एक्शन के लिए यूज करते हैं, डायमंड्स को सॉरी डायमंड्स को डिसीजन के लिए यूज करते हैं। तो आप लोग उसी तरह से यस और नो का ऑप्शन भी यूज किया जाता है इफ और देन स्टेटमेंट के तौर पे। तो आप लोग सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो इसको एडिट किया जा सकता है जिस तरह हम नॉर्मली फिग्मा के अंदर अपने डिजाइन को एडिट करते थे। तो जरूरी नहीं है कि अगर इसने एक फ्लो चार्ट हमारे लिए डिजाइन किया तो इसको एडिट नहीं किया जा सकता। इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है, इनकी तमाम एरोज की, या इसके अंदर किसी चीज को ऐड करना हो तो वो चीज भी ऐड की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ
कि किसी एक डायरेक्शन में एक और सर्कल या एक और रेक्टेंगल आ जाए, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारे पास एक और रेक्टेंगल आ जाएगा। अगर इस रेक्टेंगल की जगह आप सर्कल चाह रहे हैं तो यहाँ पे सर्कल भी आ सकता है। इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर चेंज किया जा सकता है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ किस्म की शेप्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से मिसाल के तौर पे एक लास्ट और मैं आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसे सिंपली एक कमांड देता हूँ, ड्रा ए पर्सोना फॉर अ मूवी थिएटर सीट बुकिंग एप्लीकेशन। इसमें वेबसाइट के रिलेटेड भी डिजाइन किया जा सकता है या जनरेट करवाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हम एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं एप्लीकेशन से रिलेटेड ही कमांड इसको दे रहा हूं। तो आप इसमें मजीद चीजें, अच्छा इसमें क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो था यानी फिग्मा के अंदर टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन करवाई जा रही थी, लेकिन लास्ट आई थिंक के 15 डेज पहले इन्होंने एक अपडेट दी है जिसमें आप इमेज जनरेशन भी करवा सकते हैं। यानी आप इसको कमांड देंगे और ये उससे इमेज जनरेट करके आपको दे देगा, तो उस चीज को भी यहाँ पे जनरेट करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे आई थिंक के इस कमांड में मुझसे कोई मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि इसने दोबारा से एक फ्लो चार्ट डिजाइन कर दिया हमारे लिए, जबकि मैंने इसे कमांड पर्सोना के लिए दी थी। तो मैं ड्रा की बजाय यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट a persona for a movie theater seat booking application in पाकिस्तान, और यहाँ पे मैं इसको जनरेट की कमांड दे देता हूँ और इसके बाद देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या जनरेट करता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे डाटा जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्योंकि हमारे पर्सोना के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पर्सोना के अंदर सबसे पहले यूजर के डेमोग्राफिक्स होते हैं जिसमें उसकी डिटेल लिखी जाती है, क्या एज है, क्या चीजें हैं, कितनी फैमिली मेंबर्स हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम उसकी नीड्स और पेन पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उसके चैलेंजेस और उसके गोल्स के बारे में लिखते हैं। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे इसने हमें दे दी। इसी तरह से थर्ड हमारे पास पर्सोना प्रोफाइल है कि किसकी प्रोफाइल है, किसके डेमोग्राफिक्स हैं, उसकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। तो ये हमारा पर्सोना इसने हमें राइट करके दे दिया। तो इस तरह से आप लोग भी अपने रिलेटेड अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की कोई जनरेट करवाना चाहें अपनी किसी एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के बारे में, किसी वेबसाइट प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो यहाँ से जनरेट करवाई जा सकती है। अच्छा, इसको एक्सपोर्ट करने का तरीका वही है जिस तरह हम फिग्मा के अंदर करते थे। आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे जिस चीज को आप एक्सपोर्ट करवाना चाह रहे हैं। यहाँ से आप फिग्मा के लोगो पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट का बटन होगा। अगर आप फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एज का बटन दिया गया है। आप इसको पीडीएफ फाइल में, जेपीजी में, या इसके अलावा पीएनजी में, अगर आप किसी भी टेम्पलेट के अंदर इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास फिग्मा का जो सॉफ्टवेयर था, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हमें चीजों को सेव नहीं करना पड़ता। हमारे पास इसमें काफी हद तक इतना डाटा या इतनी मेमोरी मौजूद होती है कि हमारा डाटा तमाम सेव होता रहे ऑनलाइन। आपको सिर्फ अपनी जीमेल लॉग इन करनी है और आपका डाटा आपके सामने होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा हम इसको शेयर कर सकते हैं अगर आप यहाँ से शेयर करना चाहें, और जिस चीज को एक्सपोर्ट करना है उसके नाम पे क्लिक करेंगे, उसे एक्सपोर्ट करें और वो आपकी इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगी। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, इसके अलावा अगर किसी ने अभी तक अपना नाम चैट के अंदर नहीं लिखा तो अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारे पास जनरेट का बटन था जो मैंने आपको बता दिया। मैं इस तमाम डाटा को डिलीट करता हूं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेम्पलेट्स का एक बटन है। आप जब ऊपर देखेंगे टाइमर के बाद हमारे पास जनरेट है, जनरेट के बाद आपके पास टेम्पलेट्स का बटन है। अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की टेम्पलेट्स आपको ऑलरेडी बनी हुई मिलेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक फ्लो चार्ट डिजाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट की टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिग्मा ने
प्रॉपरली ऐड नहीं किया था, तो इससे पहले काम इसमें मैनुअली किया जाता था। लेकिन मैनुअली हमारी हेल्प करने के लिए रिकमेंडेड मुख्तलिफ किस्म की टेम्पलेट्स दी जाती थी, जो बनी हुई टेम्पलेट्स थी। मिसाल के तौर पे आप वैल्यू प्रोपोजिशन, आप किसी तरह का कोई एम्पैथी मैप क्रिएट करना चाह रहे हैं, फ्लो चार्ट, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो उसकी मुख्तलिफ किस्म की टेम्पलेट्स ऑलरेडी फिग्मा ने बनी हुई हमें दी हुई थी कि इनको यूज करते हुए आप अपना डाटा इनमें पुट करें और इसको आप यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। तो इसी तरह से ये तमाम रिकमेंडेड है। इसमें आपके पास मीटिंग्स के लिए, अगर आप किसी तरह की कोई मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, उस हवाले से आपकी यानी यहाँ पे प्रॉपर नोट्स लिखे जा सकते हैं। आपके पास डायग्राम्स है मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें हमारे वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं, हमारी यूजर स्टोरी, यूजर जर्नीज की टेम्पलेट्स हैं, एम्पैथी मैप से रिलेटेड आपको यहाँ पे डाटा मिल जाता है। इसके बाद प्लानिंग के हवाले से अगर आप किसी तरह की, जैसे हमने यूजेबिलिटी स्टडी के अंदर प्लानिंग करना सीखा कि हम प्लान कैसे करते हैं अपनी रिसर्च को, तो उस रिसर्च के हवाले से जब आप किसी प्लानिंग में, आप इसी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग की किसी एक्टिविटी में मौजूद हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म की टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। फॉर डिजाइनर्स यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद है। सिंपली आपने किसी भी एक टेम्पलेट पे क्लिक करना है, ऐड टेम्पलेट, और ये टेम्पलेट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग प्रॉपर इसको यूज कर सकते हैं मैनुअली अपना डाटा इसमें पुट करके। इसके बाद इसके बिल्कुल सामने हमारे पास कमेंट्स का एक ऑप्शन है। तो अगर आप किसी का डिजाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फिग्मा एक मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम एक से ज्यादा लोग एक वक्त में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को यूज करते हुए फिग्मा के ऊपर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक डिजाइन फाइल के ऊपर काम कर रहा हूं और मैं साथ आपको भी ऐड कर लेता हूं, तो आपके साथ मैं अपनी फाइल शेयर करूंगा और एक ही वक्त में हम मुख्तलिफ कंप्यूटर से एक फाइल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप मिसाल के तौर पे, आपको किसी ने कहा है कि मेरी कोई फाइल आप रिव्यू करें, तो जैसे हम फिग्मा के अंदर देखते हैं कि हम किसी की फाइल के ऊपर जाके कमेंट कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम इसके अंदर भी जब आप फिग जैम बोर्ड को यूज करेंगे तो हम किसी की फाइल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अच्छा, ये तमाम चीजें थी कि अगर आप एक टेम्पलेट क्रिएट करें, बनी हुई टेम्पलेट को यूज करें, या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए एक फाइल जनरेट करना चाहें। अब इसमें देखते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास टेम्पलेट्स भी नहीं है और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज नहीं करना चाह रहा, तो मैनुअली भी इन तमाम चीजों को क्रिएट किया जा सकता है। उसके लिए, अच्छा, ये दरमियान में जो अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, ये उसी तरह से आप अगर अपनी फाइल का कोई नाम सेव करना चाहें, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैच फॉर फिग जैम, तो ये मेरी फाइल इस नाम से सेव हो जाएगी ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे ये इजीली मिल जाए। तो ये आपकी फाइल सेव करने के लिए है। इसके बाद अब ये कहाँ पे पड़ी हुई है, ड्राफ्ट के अंदर, तो यहाँ पे प्रॉपर उसका एड्रेस दिया गया है। अब यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करता हूँ। जब आप फिग जैम बोर्ड को ओपन करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप नेविगेशन बार होगी, जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद आपके पास एक पैनल है जो हमारे पास नीचे शो हो रहा है, जिसको आप टूल किट बोल सकते हैं या टूल पैनल बोल सकते हैं। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट सिलेक्ट टूल है जो हमारे पास फिग्मा डिजाइन फाइल के अंदर मौजूद था, और आपके पास हैंड टूल है। हैंड टूल से क्या किया जा सकता है, आप किसी चीज को प्रॉपर प्लेस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं देखने के लिए जूम करने के बाद, और मूव टूल के साथ या सिलेक्ट टूल के साथ आप किसी चीज को सिलेक्ट करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या मूव कर सकते हैं। फिर हमारे पास मार्कर है, तो मार्कर को यूज करने के लिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। हमारे पास डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स हैं, आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, इनकी आप ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अपनी मर्जी से कस्टम कलर्स यूज कर सकते हैं। डिफरेंट साइजेस के मार्कर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप रैंडमली किसी भी चीज को यहाँ पे ड्रा या लिख सकते हैं। और इसके लिए आपको इसकी स्ट्रोक इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पे दो कलर की टिप्स दी गई हैं, दो तरह की टिप्स दी गई हैं डिफरेंट साइजेस के अंदर, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके बिल्कुल साथ हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के नोट्स हैं, स्टिकी नोट्स। हमने वैल्यू प्रोपोजिशन जो सीखा था वो हमारा बेसिकली ये स्टिकी नोट्स थे। तो आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करें, यहाँ से सिंपली आपने एक स्टिकी नोट लिया, ड्रैग किया और इसको यहाँ पे प्लेस कर दें, और उसके बाद जूम करके इसके अंदर अगर आप किसी तरह का कोई डाटा लिखना चाह रहे हैं वो लिखा जा सकता है। इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो हमारा स्टिकी नोट है यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का एक स्टिकी नोट लिया और इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख दिया।
अब इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। आप इसके अंदर अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट लिखा जा सकता है। इस टेक्स्ट को एडिट किया जा सकता है प्रॉपरली। हमारे पास अलाइनमेंट के टूल्स हैं, बुलेटेड टूल्स हैं, आपके पास कलर टूल हैं, बोल्ड करने के लिए। आप इसमें फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो फॉन्ट चेंज करने के लिए भी आपके पास प्रॉपर टूल्स हैं। तो इस तरह से आप अपना इसमें किसी भी तरह की कोई चेंज कर सकते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे आपने एक स्टिकी नोट इस कलर का लिया, हम नेक्स्ट स्टिकी नोट येलो कलर में लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपली ये स्टिकी नोट आ गया। इसके ऊपर क्लिक करें, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज अपने हिसाब से जितना आप रखना चाहें वो रखा जा सकता है। तो जो वैल्यू प्रोपोजिशन हमने डिजाइन किया था वो बेसिकली इसी तरह से डिजाइन किया जाना था। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं। आप अगर फ्लो चार्ट डिजाइन करना चाह रहे हैं, जिस फ्लो चार्ट के अंदर आप मैनुअली स्टार्ट से एक फ्लो चार्ट डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से इसके मुख्तलिफ किस्म के ट्राइंगल्स, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें सर्कल शेप्स हैं, रेक्टेंगल शेप्स हैं, ट्राइंगल शेप्स हैं, हमारे पास एरोज हैं, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की लाइंस हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप जिस शेप पे क्लिक करेंगे उस शेप को हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रख सकते हैं। इसका साइज इंक्रीज किया जा सकता है अगर आप करना चाहें, इसका कलर चेंज किया जा सकता है और अपने हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है कस्टमली अगर आप करना चाहें। उसके बाद हमारे पास अगर हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट लिखा जा सकता है। हमारे पास सेक्शंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास, अगर आप किसी तरह का कोई टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि हम मुख्तलिफ चीजों को कैटेगराइज करते हैं, तो उसके अंदर हमें टेबल्स की जरूरत भी पड़ती है, तो ये टेबल्स को यूज किया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की स्टैम्प्स यानी स्टिकर्स आपको दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने अपना डिजाइन रिव्यू करने के लिए दिया है, तो यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के स्टिकर्स को यूज करते हुए आप उनको लाइक, डिसलाइक या नॉर्मली जैसे हमारे पास सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के अंदर रिएक्शंस दिए गए हैं, तो ये भी उसी से मिलता जुलता एक ऑप्शन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज के लिए हमने फिग जैम बोर्ड को ओपन किया, वो बेसिकली जैम बोर्ड है। अब जैम बोर्ड क्या है? जैम बोर्ड फिग्मा ने 1 साल पहले लॉन्च किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है जिसके अंदर आप बेशुमार काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा सकते हैं। अच्छा, इससे पहले क्योंकि हमने ये जो जनरेट का ऑप्शन देखा, फिग्मा का जनरेट का ऑप्शन मौजूद नहीं था, उससे पहले सिर्फ हमारे पास जैम बॉट था। तो जैम बॉट के अंदर क्या किया जा सकता है, हम जैम बॉट को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे अगर जैम बॉट नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म की टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगी, या आप इन्हें कह सकते हैं कि ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्लगइन्स ओपन हो गए हैं। तो हम यहाँ पे प्लगइन्स की लिस्ट में चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे जैम बॉट। अगर यहाँ पे आपको जैम बॉट शो नहीं हो रहा तो आप ऑल की लिस्ट में आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास जैम बॉट का ऑप्शन आ जाएगा। विजेट्स के अंदर आप यहाँ पे विजेट्स को भी ओपन कर सकते हैं और डायरेक्टली विजेट्स के अंदर ये हमारे पास जैम बॉट है। इसी तरह से इससे पहले हमारे पास इमेज जनरेशन का नहीं था, तो अभी फिग्मा ने क्योंकि टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन को भी ऐड कर दिया है, तो आप यहाँ पे इमेज जनरेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैम बॉट को देख लेते हैं। जैम बॉट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप जैम बॉट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे ये हमारे पास जैम बॉट की लिस्ट आ गई, यानी इसके अंदर क्या क्या काम किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर आइडिएट कर सकते हैं, किसी चीज की आइडिएशन कर सकते हैं, किसी चीज को जनरेट करवाया जा सकता है। आप किसी भी तरह के कोई आइडियाज जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो जैम बॉट के अंदर वो आइडियाज जनरेट किए जा सकते हैं। वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। आप इसमें किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। इसके अंदर क्विक क्वेश्चंस का एक ऑप्शन है। आप किसी भी तरह का कोई क्विकली क्वेश्चन जिसका आपको एक शॉर्ट आंसर चाहिए तो वो आप इससे पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। इसी तरह से टीच मी अबाउट दिस, आप इसको एक टॉपिक देंगे, ये आपको बुलेट पॉइंट्स के अंदर उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाएगा, दिखाएगा, और आप इसको टीच मी अबाउट दिस के फीचर के अंदर देख सकते हैं। इसी तरह गिव मी, अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स, मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज इसे पूछ के गिव मी दीज आइडियाज। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रैबिट होल। अब ये रैबिट होल क्या करता है बेसिकली, कि रैबिट होल के अंदर आप मिसाल के तौर पे इसको एक टॉपिक दे देते हैं। मैं इसको आपके सामने थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। अगर मैं रैबिट होल पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में मुझे बता रहा है। तो मैं बिग बैंग थ्योरी तो नहीं पूछूंगा इससे, लेकिन फिर भी मैं इससे पूछता हूँ यूआई यूएक्स। यहाँ पे मैंने यूआई यूएक्स गो डीपर। अच्छा, रैबिट होल काम कैसे करता है कि आपने इसे एक टॉपिक दिया, ये इन डेप्थ उस टॉपिक के अंदर मजीद चीजों के बारे में आपको बताएगा। उसके बाद आप उस टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, ये इन डेप्थ गो डाउन जाता जाएगा। रैबिट होल बेसिकली इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो रैबिट्स हैं उनकी जो हैबिट है वो क्या है कि वो जमीन के अंदर मजीद गो डाउन यानी इन डेप्थ अपने लिए जमीन को खोदते हैं।
तो इसलिए इसको भी रैबिट होल का नाम दिया गया कि जब आप इसे एक टॉपिक देते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने इसे यूआई यूएक्स दिया, अब इसके अंदर इसने मुझे 5 टॉपिक्स यूआई यूएक्स के दे दिए, यूजर रिसर्च, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, यूजर इंटरफेस डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइनिंग, यूजेबिलिटी स्टडी। मैं यहाँ से एक और टॉपिक सेलेक्ट करूंगा, मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, तो ये इन डेप्थ इसके अंदर से मुझे 5-6 टॉपिक्स दे देगा। उसके बाद मजीद अगर मैं इसके अंदर रैबिट होल के बारे में जानना चाह रहा हूं, तो किसी भी चीज के बारे में अगर आप इन डेप्थ जानना चाह रहे हैं, मजीद टॉपिक्स के बारे में देखना चाह रहे हैं, तो वो रैबिट होल को यूज करके देखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसने मुझे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के बारे में सारी डिटेल दे दी। वापिस अपनी उसी लिस्ट के ऊपर चलते हैं। जी, तो यहाँ पे जैमबॉट को मैंने दोबारा ओपन किया। रैबिट होल के बाद सिमिलर स्टफ है, समराइज है। समराइज का ऑप्शन बड़ा अच्छा ऑप्शन है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन है, एक आपके पास कोई ऐसी चीज है कि जो आपके पास इन डिटेल लिखी हुई है, तो आप इसे कहते हैं कि मुझे समराइज कर दो। ये समराइज ये दो तरह से करता है। एक तो उसी चीज को एक पैराग्राफ की सूरत में लिख देगा आपको, स्मॉल शॉर्ट समरी के तौर पे, या फिर आपको ये बुलेट पॉइंट्स क्रिएट कर देगा उस चीज के, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। फिर उसके बाद री राइट दिस है। री राइट दिस में ये किया जा सकता है कि आप कोई चीज इसे दें, उसको री राइट करवाया जा सकता है डिफरेंट टेम्पलेट्स के अंदर। टर्न दिस इनटू, तो इन तमाम चीजों को वन बाय वन देखते हैं कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है। लास्ट में हमारे पास सेकंड लास्ट ऑप्शन है, कोड मी दिस अप। अच्छा, कोड दिस अप का मतलब ये है कि आप मिसाल के तौर पे, हम कोड दिस अप से ही स्टार्ट करते हैं। डेवलपर्स के लिए बेसिकली ये बड़ा अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया। कोड दिस अप पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कि मुझे एक साइन अप पेज चाहिए किसी भी एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ राइट सॉरी क्रिएट ए साइन अप पेज फॉर, क्योंकि मेरे पास एक ही टॉपिक था तो मैं उसी टॉपिक को यूज करूंगा, फॉर अ मूवी थिएटर सीट बुकिंग ऐप। अच्छा, इसका मैंने एक टॉपिक दे दिया इसे कि मेरे लिए साइन अप पेज क्रिएट करो फॉर अ मूवी थिएटर सीट बुकिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट ये मुझे पूछ रहा है कि किस लैंग्वेज के अंदर आप इसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, जावा के अंदर, पाइथन के अंदर, सी के अंदर, या बेशुमार जो डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस हैं जो डेवलपर्स यूज करते हैं, आप किसी लैंग्वेज में इसे बता देंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन, और मैं इसे कह देता हूँ कोड इट। तो ये मुझे प्रॉपर इस पेज का कोड क्रिएट करके दे देगा, जिसे मैं कॉपी पेस्ट करते हुए अपनी किसी एप्लीकेशन या किसी वेबसाइट या जिस भी चीज के लिए यूज करना चाह रहा हूं तो वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसने मेरे लिए एक कोड क्रिएट कर दिया। इस कोड को यहाँ से कॉपी किया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट में इसने लिख दिया कि please note that this is a simplified example and does not include any validation or error handling. It is important to अच्छा, इसके लिए जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं तो आपको कम से कम इसमें थोड़ी बहुत मैनुअल चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैनुअली चीजों को हैंडल करना आता है तो आपके लिए आसानी होगी कि अगर किसी तरह का कोई एरर आता है तो उस एरर को कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो सिंपली यही चीज बता रहा है कि अगर किसी तरह का कोई एरर आता है तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर वेरीफाई नहीं होगा, या आप इसके अंदर साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाह रहे हैं या छोटी मोटी किसी भी तरह की कोई चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो आपको मैनुअली अगर आता है तो फिर किया जा सकता है। ये था बेसिकली हमारा कोड दिस अप। अब इसी तरह से हम वापस चलते हैं अपनी उसी जैमबॉट की स्क्रीन की तरफ जो हमारे पास लिस्ट थी। जी, तो यहाँ पे हमारे पास जैमबॉट आ गया। अब कोड दिस अप की आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी यहाँ तक कि कोड दिस अप का क्या मतलब था। उसके बाद टर्न दिस इनटू ए। अगर मैं टर्न दिस इनटू ए पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप इसे एक टॉपिक देंगे। वो टॉपिक देने के बाद आप यहाँ से 5 मुख्तलिफ किस्म के आप कह सकते हैं कैटेगरीज में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपसे कह रहा है कि इसको मैं सॉन्ग के अंदर कन्वर्ट कर दूं, किसी जोक के अंदर कन्वर्ट करूं, किसी पोएम की सूरत में लिख दूं, या किसी स्टोरी की सूरत में आपको सुना दूं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपके लिए लिख देता हूँ, क्योंकि आप सब लोग तकरीबन तमाम लोग बड़े पंक्चुअल हैं। तो आर यू आई यू एक्स बैच 4 क्लास इज वेरी पंक्चुअल। तो ये टॉपिक इसे मैंने एक दे दिया, क्योंकि किसी स्टूडेंट का नाम भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये है कि इसको अब मैं नेक्स्ट इसे कह देता हूँ तो एज ए एंटरटेनमेंट इसे यूज किया जा सकता है। तो मैं इसे कह देता हूँ स्टोरी के तौर पे लिख दो, जोक के तौर पे लिख दो। तो अगर मैं जोक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यही लाइन मेरी ये मुझे किसी जोक की सूरत में दिखा देगा। तो यहाँ पे
Why did the UI UX batch 4 class never arrive late? Because they were always ahead of schedule. तो आई होप कि आप लोगों को ये जोक समझ आ गया होगा, जो जो लोग लेट नहीं आते। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का कोई भी डाटा जनरेट करवा सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप टाइम पास करना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के अलावा भी। तो क्योंकि कल आप लोग तकरीबन ज्यादातर लोग काफी पंक्चुअल थे, तो उस हवाले से आई थिंक ये करंट टॉपिक था हमारे पास, हॉट टॉपिक था हमारी क्लास के हवाले से। तो नेक्स्ट हमारे पास दोबारा मैं जैमबॉट के अंदर जाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक को चेक करते हैं, देखते हैं। मैं विजिट्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जैमबॉट लिखा और ये मेरे पास जैमबॉट की एक लाइन आ गई। अच्छा, इसमें अब मैं री राइट दिस पे अगर क्लिक करूं तो री राइट दिस पे ये मुझे दे रहा है ऑप्शन कि आप इसे एक टॉपिक देंगे और उसके बाद इसे बता दें कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे एक है कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक टॉपिक लिख देता हूँ, आई एम ऑन लीव टुडे ड्यू टू इलनेस। अब यहाँ पे आप इसे लिख दें एज एन ईमेल। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेटर सर आफ्ताब हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर आफ्ताब, एज एन ईमेल टू सर आफ्ताब, कोऑर्डिनेटर AJK IT PC रॉबला कोट। तो यहाँ पे मैं इसे कह देता हूँ कि री राइट दिस। तो ये मुझे एक ईमेल के तौर पे, या ईमेल की जगह अगर आप एप्लीकेशन लिख दें तो ये आपको एक एप्लीकेशन के तौर पे ये डाटा लिख देगा। तो मैं यहाँ पे री राइट दिस पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिख देगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। Respected Sir Aftab, I humbly request your kind attention as I write to inform you that unfortunately I am unable to attend work today due to illness. I apologize for any inconvenience caused and assure you that I will provide all necessary documentation to support my leave. Thank you for your understanding and support. Yours sincerely। आगे आप अपना नाम लिख सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट किया जा सकता है यहाँ से। तो इस तरह से आप कोई भी चीज इससे रीराइट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ, आप यहाँ पे स्टोरी लिख सकते हैं, किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, कोई टाइटल। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपने लिए एक टाइटल जनरेट कर, मिसाल के तौर पे आप लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग एज ए UI UX डिजाइनर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे UI जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर 38 और इसका हमारा टॉपिक है फिग जैम और जैम बॉट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ री राइट दिस एज ए यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो अगर मैं इसको रीराइट करवाता हूँ इससे, तो ये मेरे लिए एक YouTube की डिस्क्रिप्शन लिख देगा। आगे मजीद इसको डिटेल दी जा सकती है, जितनी ज्यादा डिटेल आप इसको देंगे उतनी ज्यादा अच्छी डिस्क्रिप्शन या उतना ज्यादा अच्छा टेक्स्ट ही आपको जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन आई है वो क्या है, वेलकम टू लेक्चर 38 वेयर वी आर डाइविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ फिग जैम एंड द इनक्रेडिबल जैम बॉट। Get ready to learn all about this game-changing collaboration tool and how it can revolutionize your creative process। तो इसके अंदर आपके पास एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आ जाती है, या कोई भी चीज आप इससे रीराइट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मिसाल के तौर पे आपने एक चीज रीराइट करवा ली, तो उसके बाद ये मजीद ऑप्शंस आपको देता है कि आप इससे मजीद अगर कोई चीज एडिट करवाना चाहें। अब हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आ गई, तो मैं इसे कहता हूं टर्न दिस इनटू अ जो। तो हमारे पास ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये इसको जनरेट करवा के मुझे मजीद दे देगा, मजीद शॉर्ट करके। उसके बाद मजीद इसके आगे इन डेप्थ आप क्रिएट करवा सकते हैं चीजें, अगर आप क्रिएट करवाना चाहें तो इसको मजीद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं दोबारा अपने जैमबोर्ड को ओपन करता हूं और नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो अगर मैं यहाँ से जैमबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास विजेट्स जैमबोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास समराइज का ऑप्शन है रीराइट दिस के बाद। तो अगर मैं समराइज पे क्लिक करूं तो समराइज पे आपके पास दो तरह की चीजें हैं, एज ए बुलेट पॉइंट क्रिएट किया जा सकता है या आप एज ए इसको समरी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई एक पैराग्राफ इसको लिख दें।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पैराग्राफ ऑलरेडी इसने एज ए सैंपल लिखा हुआ है, तो मैं इसे कहता हूँ एज बुलेट पॉइंट्स इसको लिखते हैं। आपके नोट्स हैं, किसी भी तरह के कोई नोट्स हैं, आप अपनी स्टडी के दौरान इस फीचर को यूज कर सकते हैं कि आप अपने नोट्स को कॉपी करें, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ, जितना भी आपका डाटा है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें और इसे कहें कि मुझे एज ए बुलेट पॉइंट्स ये चीज लिख दो, कि वो तमाम डाटा रीड करेगा, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको मुख्तलिफ किस्म के बुलेट पॉइंट्स बना के ये दे देगा। तो ये आई थिंक कि काफी हद तक आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटी में भी हेल्पफुल होगा। उसके बाद वापस अपने जैमबॉट पे चलते हैं। हमारे पास सिमिलर स्टफ, अगर मैं सिमिलर स्टफ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे सिमिलर स्टफ आप किसी भी तरह का, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसे बता देता हूं कि मुझे एक होम पेज चाहिए किसी भी एप्लीकेशन का, या आप इसे किसी भी तरह की डिटेल पूछना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे कैटेगरीज फॉर अ होम पेज ऑफ अ फूड पिज्जा डिलीवरी ऐप इन पाकिस्तान, तो शो मी सिमिलर स्टफ। आप इस चीज को आइडिएट भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको नहीं समझ आ रही कि मैं कैटेगरीज कैसे लिखूं या कौन कौन सी कैटेगरीज को ऐड कर सकता हूं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, या आप एक लिस्ट जनरेट करवाना चाह रहे हैं, आपका हैमबर्गर मेन्यू है, तो आप इसे पूछ सकते हैं कि मेरे हैमबर्गर मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होने चाहिए एक एप्लीकेशन के लिए, तो वो ये आपको बता देगा। तो यहाँ पे पिज्जा मेन्यू, ए लिस्ट ऑफ वेरियस, आपको इसने डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज दे दी कि आप अपने पिज्जा की एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर किस किस कैटेगरी के अंदर क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये आई थिंक कि 5 से 6 कैटेगरीज इसने दी। फर्स्ट हमारे पास पिज्जा मेन्यू है, ए लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पिज्जाज, डील्स एंड ऑफर्स, तो आप एक कैटेगरी डील्स एंड ऑफर की दे सकते हैं। कस्टमाइजेशन, अगर कोई अपनी मर्जी से एक पिज्जा क्रिएट करना चाहे तो वो भी बता सकता है कि खुद से वो बताए आपको कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाएंगे। फिर उसके बाद साइड ऑर्डर्स एंड एपिटाइजर्स, आप अपने होम पेज के ऊपर साइड ऑर्डर्स जिसके अंदर बर्गर्स आ सकते हैं, एपिटाइजर्स आ सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्वीट डिशेज आ सकती हैं, आइसक्रीम्स आ सकती हैं, इसके अलावा ड्रिंक्स एंड डेजर्ट्स, तो आप इसके अंदर ड्रिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप इन फीचर्स को यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन के लिए इंफॉर्मेशन भी जनरेट करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें। उसके बाद वापस हम अपने जैमबोर्ड के ऊपर चलते हैं, तो आप सिमिलर स्टफ में कोई टॉपिक लिखें और उससे मिलता जुलता डाटा यहाँ पे जनरेट करवाया जा सकता है। तो वापस मैं विडगेट में आता हूँ अपनी, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रैबिट होल। रैबिट होल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रैबिट होल के अंदर आप किसी भी चीज के बारे में इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। एक टॉपिक दें, रैबिट होल पे क्लिक करें, ये आपको उसके अंदर मजीद 5-6 टॉपिक्स को डिगिंग करके बता देगा, क्योंकि रैबिट्स नॉर्मली डिगिंग करते हैं जमीन को और मजीद इन डेप्थ जाते हैं। तो रैबिट होल का यही मतलब है कि आप उसके अंदर मजीद इन डेप्थ इन फोकस जा रहे हैं। तो किसी भी चीज को मजीद इन डेप्थ पढ़ने के लिए आप रैबिट होल को यूज कर सकते हैं। गिव मी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गिव मी के अंदर आप फिल्म फोटोग्राफी, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिव मी हैमबर्गर टॉपिक्स फॉर हैमबर्गर मेन्यू, या आप ये कह सकते हैं ऑप्शंस फॉर हैमबर्गर मेन्यू। तो यहाँ पे शो ऑप्शंस पे क्लिक करें। तो जैसे आप शो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए मजीद किस्म के ऑप्शंस, तो यहाँ पे पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स, आइडियाज, स्टैटिक्स, तो मैं यहाँ पे प्लेसेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म की प्लेसेस आ गई। इसी तरह से अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ पिज्जा शॉप्स इन पाकिस्तान, और इसके बाद मैं इसको जनरेट करवाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया, शो ऑप्शंस, दोबारा मैं इसे फूड के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो फूड के तौर पे यूज किए जाते हैं वो इसने हमें एक लिस्ट दे दी। तो गिव मी को भी आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर यहाँ पे करना चाहें। उसके बाद मैं दोबारा जैमबॉट को ओपन करता हूँ और हमारे पास दो ऑप्शंस जो ऊपर मौजूद हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्विक क्वेश्चंस, टीच मी अबाउट दिस रह गया, तो टीच मी अबाउट दिस पे अगर क्लिक करें तो टीच मी अबाउट दिस, आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप यहाँ पे लिखते हैं कि मैं यूजर स्टोरी के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ, यूजर स्टोरी, क्योंकि हमने यूजर स्टोरी डिजाइन की थी। तो यूजर स्टोरी पे क्लिक करें, टीच मी,
टीच मी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन इसके पास मौजूद है वो दे देगा। आप उसके बाद उसके बारे में मजीद देखना चाहें तो यूजर स्टोरी इज ए सिंपल एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फीचर एंड फंक्शनैलिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंड यूजर। उसके बाद आपके पास ये चीज मौजूद है, आप इसको रीराइट करवा सकते हैं, रीराइट दिस, या इसके अलावा शो ऑल के ऊपर क्लिक करें तो तमाम ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अब मिसाल के तौर पे आप इसको समराइज करवाना चाह रहे हैं तो समराइज पे क्लिक करें, समराइज एज ए बुलेट पॉइंट्स, तो आप इस पैराग्राफ को एज ए बुलेट पॉइंट अपने सामने जनरेट करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास बुलेट पॉइंट्स की सूरत में ये डाटा आ गया। अब उसके बाद आप रैबिट होल पे क्लिक करें, या क्विक क्वेश्चन है अगर आपका कोई तो क्विक क्वेश्चन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप पूछना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, यूजर स्टोरीज आर यूज्ड इन अगाइल सॉफ्टवेयर, तो मैं इसे पूछता हूँ व्हाट आर अगाइल सॉफ्टवेयर, आस्क इट। तो यहाँ पे इसने मुझे अगाइल सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया। अब ये इतना लंबा पैराग्राफ है, मैं इसको नहीं पढ़ना चाह रहा, तो मैं इसको कह देता हूँ मुझे समराइज कर दो बुलेट पॉइंट्स के अंदर। तो ये मुझे बुलेट पॉइंट्स के अंदर ये मुकम्मल पैराग्राफ 5 से 6 पॉइंट्स की सूरत में बता देगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, अगाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रायोरिटाइज कोलैबोरेशन अडॉप्टेबिलिटी एंड आइटरेटिव डेवलपमेंट, यूजर स्टोरीज आर यूज्ड टू ब्रेक ए प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर इंक्रीमेंट्स एंड कैप्चर यूजर रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरह से आप मजीद इसमें डाटा जनरेट करवा सकते हैं। क्विक क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी कि क्विक क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्विकली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वही आइडिएशन का बटन आ गया क्विक क्वेश्चन के बाद। आइडिएट के अंदर आप कोई भी चीज आइडिएट करवाना चाहें तो वो आइडिएट करवाई जा सकती है, जनरेट करवाई जा सकती है, जो काम हमने आइडिएशन के अंदर या जनरेशन के अंदर करवाया था। तो जैमबॉट बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो फिग्मा ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, और आई थिंक कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें क्योंकि हमारे पास बाकी कुछ टूल्स और भी थे, जिसमें हमारे पास डेव मोड बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है डेवलपर्स के लिए जो फिग्मा के अंदर यूज हो रहा है। इसी तरह से मल्टी एडिट का एक टूल है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम जो बाकी चीजें इसमें कुछ रह गई हैं जो फिग्मा में आई थिंक के बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में देखेंगे, और कल इंशाल्लाह ताला हम अपने फिग्मा को और अपनी एप्लीकेशन डिजाइन को मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद मंडे से हम अपने वेबसाइट डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। तमाम लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मंडे तक आप लोगों की ये एप्लीकेशन डिजाइन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एप्लीकेशन डिजाइन कंप्लीट होगा तो तभी आप इसका वेबसाइट वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें अलहदा से कोई टॉपिक नहीं लेंगे। ऑलरेडी जो एप्लीकेशन डिजाइन आप लोगों ने की है, इसी एप्लीकेशन का वेबसाइट वर्जन क्रिएट करेंगे अडोबी एक्सटी के अंदर। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के हवाले से जो हमने जैमबॉट के बारे में पढ़ा या फिग जैम बोर्ड के बारे में पढ़ा, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने अपना नाम अभी तक चैट के अंदर नहीं लिखा तो अपना नाम लिख दीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। आई होप कि ये हेल्पफुल सॉफ्टवेयर है। फिग्मा के अंदर यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के अलावा आप लोग ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम भी कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, आपने एक बोर्ड लेना है, कोई भी आर्ट बोर्ड, आपको स्क्वायर फॉर्म में चाहिए, आपको रेक्टेंगल फॉर्म में चाहिए, आपको मोबाइल फॉर्म में चाहिए, उसके ऊपर आपने डिजाइन क्रिएट करना है। आप इमेज लगा सकते हैं फिग्मा के अंदर, आप शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, आप आइकॉन्स लगा सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये तमाम काम एज ए ग्राफिकल सॉफ्टवेयर भी यूज किया जा सकता है इसको। इसके अलावा आप अपनी असाइनमेंट से रिलेटेड अगर किसी तरह की प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, किसी तरह की कोई डायग्राम्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो काम भी आप लोग फिग जैम बोर्ड को यूज करते हुए कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला हम जैम बोर्ड सॉरी आपका डेव मोड, आपका मल्टी एडिट और इसके अलावा वेरिएंट्स के बारे में या कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फिग्मा को यूज करें तो आप लोगों को नेक्स्ट काफी हेल्प देगा। बाकी तकरीबन तमाम चीजें हम इसमें एप्लीकेशन डिजाइन के अंदर कवर कर चुके हैं। तो अगर किसी ने अपना नाम नहीं लिखा चैट के अंदर वो लिख दीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट एक डिवाइस के ऊपर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास ले रहे थे तो वो भी अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगा। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।